तो आज हम लोग लेबर मार्केट के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। लेबर मार्केट, जैसा नाम से ही पता चल रहा होगा यार, लेबर, ठीक है। लेबर के बारे में जानने वाले, सबसे पहला चीज़ हमको पता करना पड़ेगा कि लेबर कहते किसको है, ठीक है। लेबर कहते किसको है, कौन से लोगों को लेबर कहेंगे। लेबर भी देखो डिफरेंट, लेबर कौन से कौन से लेबर को हम लोग एम्प्लॉयड लेबर कहेंगे, कौन से लेबर को हम लोग अनएम्प्लॉयड लेबर कहेंगे, है ना। तो ये हमको पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेबर कहते किसको। तो ये देखना, स्टार्ट करते हैं इंडिया से। इंडिया के अंदर पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है इंडिया के अंदर, अप्रॉक्स 1.3 बिलियन, यही ना, 1.3 बिलियन। सुनते होगे मोदी साहब को 130 करोड़ 130 करोड़, यही है, ठीक है। अब बात आता है 130 करोड़ तो पॉपुलेशन है, लेकिन 130 करोड़ में से 130 करोड़ तो हमारा लेबर तो नहीं है, ठीक है। तो लेबर तो कुछ पार्टिकुलर लोग ही होते हैं। कौन कौन से लेबर नहीं होते, हम लोग जैसे स्टूडेंट, बच्चे, वो सब लेबर नहीं होते हैं। और कौन नहीं होते, जो ओल्ड एज पीपल हैं वो लेबर नहीं होते। तो बात आता है लेबर कहते किसको है, लेबर को डिफाइन करो, ठीक है। तो ये आता है, देखो लेबर किसे कहते हैं। तो लेबर फोर्स किसे कहते हैं हम लोग, सबसे पहला चीज लेबर फोर्स। व्हाट इज लेबर फोर्स, किसको लेबर कहेंगे। तो लेबर उसे कहेंगे जिसको चाहत हो काम करने की, चाहत का मतलब विलिंगनेस। दोज पर्सन हु हैज विलिंगनेस टू वर्क इज नोन एज लेबर। विलिंगनेस तो होना चाहिए, प्लस और क्या चीज़, चाहत होना चाहिए कि मेरे को ये चाहिए, प्लस में क्या, एबिलिटी होना चाहिए कि मैं काम करने लायक हूँ, मैं काम करने लायक सक्षम हूँ, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं। लेबर फोर्स किसे हम लोग कहेंगे, विलिंगनेस टू वर्क, विलिंगनेस टू वर्क। और सेकेंड हम लोग किसे कहेंगे, लेबर एबिलिटी टू वर्क, एबिलिटी टू वर्क। मतलब हमको चाहत भी होना चाहिए कि मैं काम करूं, और दूसरा हमारा एबिलिटी भी होना चाहिए कि मैं काम करने लायक सक्षम हूं। जैसे अगर हम रोड पर देखते हैं BMW या कोई लग्जरियस गाड़ी देखते हैं, तो लगता है यार मेरे पास ये होना चाहिए, सिंपल चीज़ है, होना चाहिए। उसके लिए तुमने तो चाहत किया, विलिंगनेस है, लेकिन क्या तुम्हारे पास एबिलिटी है, क्या तुम्हारे पास उतना पैसा है, तब तुमको वो BMW मिल पाएगी, तब तुम लेबर कहला पाओगे। तो लेबर तो कोई भी कह सकता, हम बच्चे हैं, हम बोलेंगे कि हाँ मेरे को चाहत है कि मेरे को ये जॉब मिल जाए, मेरे को ये IAS मिल जाए, ये या कुछ मिल जाए, ठीक है। लेकिन क्या एबिलिटी है, क्या हम उतना पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे। सो विलिंगनेस और एबिलिटी, ये दोनों चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम लेबर हो या नहीं हो। तो लेबर फोर्स किसे कहेंगे, दोज पर्सन विच हैज विलिंगनेस टू वर्क एज वेल एज एबिलिटी टू वर्क, दोनों होना चाहिए, तब लेबर फोर्स कहेंगे। इंडिया के अंदर लेबर फोर्स कितना है, तो 130 करोड़ लोगों में से इंडिया के अंदर 70 करोड़ लोग हैं, 70 करोड़ लोग जो हैं उनके पास चाहत, वो लेबर फोर्स है, मतलब वो चाहत भी रखते हैं और एबिलिटी भी रखते हैं काम करने का। 130 में से 70, एंड दैट इज अप्रॉक्स 55% ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब 55% पॉपुलेशन इंडिया का है वो लेबर फोर्स। वो चाहत रखते हैं कि यार मेरे को मैं काम करना चाहता हूँ और मेरा एबिलिटी भी है काम करने लायक। और बाकी 70 में से बाकी 60 करोड़ जो बच गए वो कौन है, बच्चे हैं, ओल्ड एज पीपल हैं। अब सपोज कोई बूढ़े आदमी है जी, जिनके बेटे नहीं हैं, ठीक है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। अब वो चाहते हैं बूढ़े में कि मेरे को तो जॉब मिले ताकि मैं खाना खा सकूं। उनको विलिंगनेस है कि मैं काम करूं, लेकिन वो काम करने लायक सक्षम नहीं है। तो इसका मतलब वो लेबर फोर्स के अंदर नहीं आते। तो लेबर फोर्स के अंदर कौन नहीं आते, चिल्ड्रेन, ओल्ड एज पीपल। सो 55% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज लेबर फोर्स। तो हम लोग समझ गए कि लेबर फोर्स किसे कहते हैं और भारत के अंदर कितना है। और ये मैं कोई डाटा दे रहा हूँ, कोई भी मैं डाटा लिखने वाला हूँ तो मैं ऐसे ही नहीं लिख रहा है जूम करके, दिस इज रियल डाटा। तुम कहीं भी सर्च करोगे, दिस इज रियल डाटा, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं। अब ये पता चल गया हमको कि यार हमारे कंट्री के अंदर इतना लेबर है, इतना लेबर फोर्स है, दैट इज 70 करोड़ ऑफ आवर पॉपुलेशन इज लेबर फोर्स।
लेकिन बात आता है कि लेबर तो है, अब कुछ लोगों को नौकरी मिलेगी और कुछ लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, है कि नहीं? तो हमारा ये देखो लेबर फोर्स में देखो टू पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमारा क्या है? एम्प्लॉयड मतलब कुछ लोगों को नौकरी मिलेगी, और सेकेंड हमारा क्या है यहाँ पर? अनएम्प्लॉयड मतलब कुछ लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी रखने की चाहत रखते हैं, दैट इज लेबर फोर्स एबिलिटी भी रखते हैं। अब कुछ लोगों को नौकरी मिलेगी, कुछ लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। जो लोगों को नौकरी मिलेगी वैसे लोगों को कहते हैं एम्प्लॉयड वर्कर है, ठीक है। और जो लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी वैसे लोगों को कहते हैं अनएम्प्लॉयड, ठीक है। तो सबसे पहला इकोनॉमिकल लैंग्वेज में हमको समझना है एम्प्लॉयड किसे कहेंगे, तो वो तो समझ में आएगा जिसको नौकरी मिल जाए, विलिंगनेस एबिलिटी है, उसको नौकरी मिल गया तो ठीक है। लेकिन एम्प्लॉयड उसे कहेंगे वैसे लोग जो क्या चीज़, जो हमारा क्या चीज़ जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हो, मतलब वैसा वो वर्क करे, वैसा वो जॉब करे जो जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट किया जाता है, तो उसको हम लोग एम्प्लॉयड कहेंगे। अब सपोज तुम घर में अगर कोई काम कर रहे हो, अपने कार को सफाई कर रहे हो या घर में अपनी सफाई कर रहे हो, तो तुम तो काम कर रहे हो, तुम फील करोगे आई एम अ वर्कर, बट यू डू नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड जीडीपी ऑफ योर कंट्री, तुम जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं करते, सो दैट्स व्हाई यू आर नॉट अ लेबर फोर्स। तो लेबर फोर्स किसे कहेंगे? लेबर फोर्स समझ गए किसे कहेंगे? एम्प्लॉयड किसे कहेंगे? वैसे वर्क में वैसे तरीके के काम करे ताकि वो वर्क जो है वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करे। अगर आप कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, आपका वहाँ पर लेबर जो है, वहाँ पर आपको क्या दिया जा रहा है? पेमेंट दिया जा रहा है। पेमेंट से आप क्या कर देंगे? सामान कर देंगे, तो अल्टीमेटली वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको एम्प्लॉयड का मतलब समझ में आ गया कि एम्प्लॉयड किसे कहेंगे? जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं लेबर, उसको एम्प्लॉयड कहेंगे। सेकेंड थिंग, अनएम्प्लॉयड किसे कहेंगे? अनएम्प्लॉयड का मतलब जो बेरोजगार लोग हैं। बेरोजगार किसे कहेंगे? जिनको जॉब नहीं मिला है, डज नॉट गेट वर्क, जिनको जॉब नहीं मिला है वैसे लोगों को क्या कहेंगे हम लोग? अनएम्प्लॉयड कहेंगे, ठीक है। अब देखो एम्प्लॉयड के अंदर भी दो टाइप आता है, एम्प्लॉयड के अंदर भी दो टाइप। फर्स्ट टाइप का नेम है फुल एम्प्लॉयमेंट, और सेकेंड का नाम है अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, ये बात। एम्प्लॉयमेंट समझ में आ गया कि जो जीडीपी में वैसे काम जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं उसे एम्प्लॉयड कहते हैं। अब एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी दो पार्ट, फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब समझना, एम्प्लॉयड तो लोग हो गए, उनके पास जॉब है, लेकिन जॉब होने के बाद भी क्या लोग, दो उनके सामने मेन डिसीजन होता है। पहला डिसीजन, क्या मेरे को जॉब टाइम के अनुसार से मिला है या नहीं मिला है। जॉब वो कर रहे हैं लेकिन उनके दिमाग में चल रहा है क्या जो टाइम के हिसाब से मैं जॉब चाह रहा हूँ वो मिला है कि नहीं मिला है। सो पहला चीज़ टाइम, और दूसरा क्या करते हैं वर्कर, क्या जो मेरा स्किल है उसके हिसाब से मेरे को वेज मिला है कि नहीं मिला है। जो मेरा स्किल है उसके अकॉर्डिंग मेरे को पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो दूसरा चीज़ वेज, ठीक है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट हम लोग किसे कहेंगे? फुल एम्प्लॉयमेंट हम लोग कहेंगे मतलब उनको नौकरी मिली हुई है और टाइम के हिसाब से भी नौकरी मिली हुई है, और वेज भी जो स्किल है उसके अकॉर्डिंग उनको वेज भी मिल रहा है, ये स्किल। तो फुल एम्प्लॉयमेंट किसे कहेंगे? वैसे वर्कर जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हो और साथ ही साथ जो टाइम वो सोच रहे थे कि 6 घंटे का हमको जॉब करना है, 6 घंटे की जॉब भी उनको मिल गई, साथ ही साथ जो उनका स्किल है स्किल के अकॉर्डिंग भी उनको जॉब मिल गई। सो दैट्स लेवल इज नोन एज व्हाट, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे वो इकॉनमी है। अगर कोई बोला जाता है कि इकॉनमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर है, इसका मतलब समझना है कि क्या वो जीडीपी में सारे कोई कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और टाइम के हिसाब से सभी को जॉब मिल गई है, साथ ही साथ जो स्किल है उस हिसाब से उनको जॉब मिल गई। सो दैट्स वैसे इकॉनमी को हम लोग कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? अंडर एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है मतलब उनको जॉब मिल चुकी है बट ये टाइम हो गया और ये स्किल हो गया,
वैसे वर्कर जो जॉब कर रहे हैं, उनको मजबूरी है जॉब करना, ठीक है, लेकिन वो जॉब को छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। वैसे वर्कर जो जॉब कर रहे हैं लेकिन जॉब को वो छोड़ना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि जितना टाइम के लिए वो जॉब चाह रहे थे उतना टाइम का उनको जॉब नहीं मिला, ज़्यादा टाइम उनसे कराया जा रहा है, चाहे जो उनका स्किल है स्किल के अकॉर्डिंग उसको नहीं मिला, है कि नहीं? तो ये चीज़ मतलब हमारा क्या है, ये टाइम और स्किल। अंडर एम्प्लॉयड किसे कहेंगे? टाइम के हिसाब से वर्कर को मिल गया लेकिन स्किल के हिसाब से वर्कर को जॉब नहीं मिला, ठीक है। या फिर टाइम के हिसाब से मिल गया, टाइम के हिसाब से नहीं मिला, वो सोच रहा था कि मैं 6 घंटे काम करूं, उसको 8 से 10 घंटे का काम कराया जा रहा है, नहीं मिला तो वो जॉब छोड़ना चाहेगा। सो ये टाइम के हिसाब से नहीं मिला, स्किल के हिसाब से ठीक है, जो उसका स्किल है उसके हिसाब से उसको जॉब मिला। सो दोज लेबर आर नोन एज अंडर एम्प्लॉयड लेबर। एंड फुल एम्प्लॉयमेंट क्या चीज़? टाइम के हिसाब से भी स्किल के हिसाब से भी। अंडर एम्प्लॉयमेंट किसके? टाइम के हिसाब से है तो स्किल के हिसाब से नहीं मिला जॉब, अगर टाइम के हिसाब से नहीं है तो स्किल के हिसाब से जॉब मिला। सो दोज लेवल आर नोन एज अंडर एम्प्लॉयड लेबर, ठीक है। अब देखो बात करते हैं डाटा की। लेबर फोर्स हमको पता है कितना है, 70 करोड़ है। 130 करोड़ पॉपुलेशन में से 70 करोड़ पॉपुलेशन जो है वो इंडिया के अंदर लेबर है, लेबर फोर्स जो काम करना चाहता है और एबिलिटी टू वर्क भी है। लेकिन ये 70 करोड़ में से कितने करोड़ हैं जिनको रोजगार मिल चुका है? एंड द एक्चुअल डाटा इज 65 करोड़ लोग जो है उनको जॉब मिल चुकी है, चाहे तो वो संतुष्ट है, बिल्कुल 100% संतुष्ट, चाहे वो असंतुष्ट है, लेकिन 65 करोड़ लोगों को जॉब मिल चुकी है। तो 70 में से 65 करोड़ को तो जॉब मिल चुकी है, तो 5 करोड़ को क्या मिली है? ये 5 करोड़ को जॉब नहीं मिली, ठीक है। तो देखो ये बात आता है क्यों हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं, क्योंकि लेबर मार्केट को समझने से पहले हमको पता करना होगा कि लेबर फोर्स किसे कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, ठीक है। और क्या चाहिए, एम्प्लॉयमेंट रेट किसे कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट किसे कहते हैं, समझ रहे? हमारे रीडिंग के अंदर अगर 3 से 4 पेज देखोगे तो उसके अंदर यूएसए का डाटा दिया हुआ है, पूरा यूएसए का डाटा, कितना उसके अंदर लेबर है, इसका एम्प्लॉयमेंट है, ये अनएम्प्लॉयमेंट है। लेकिन हम लोग का यूएस का पढ़ना क्या ज़रूरी है? इंडिया का एक्चुअल बात करते हैं जो तुमको जोड़े रखे कि इंडिया के अंदर कितना है नहीं है। सो ये बात कर रहे हैं। सो हमारा एम्प्लॉयमेंट कितना है, हमारा 65 करोड़, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है 5 करोड़ से 6 करोड़, 5 से 6 करोड़। अगर 70 करोड़ का हम लोग देखते हैं 5 से 6 करोड़ तो वो हमारा 8% आता है, 8%। और इंडिया के अंदर अभी अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, 8% है, ठीक है, ये चीज़। अब देखो यहाँ से अब बात आता है कि अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग पढ़ लिए कि जो जॉब नहीं मिला है। अब देखना यहाँ से जो जॉब नहीं मिला है, अब देखना अनएम्प्लॉयमेंट का भी 2 पार्ट। पहला पार्ट कि कोई लोग बेरोजगार हैं, पहला कि लोग बेरोजगार हैं, तो कोई लोग बेरोजगार होने के बाद वो जॉब ढूंढना चाहते हैं और कोई लोग होंगे बेरोजगार होने के बावजूद वो जॉब नहीं ढूंढना चाहते। सो अनएम्प्लॉयमेंट का भी 2 पार्ट। फर्स्ट, दोज हु वांट जॉब, एंड सेकेंड हु डज नॉट वांट जॉब, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब समझ गए, जो लोग बेरोजगार हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। अब देखो अनएम्प्लॉयड, प्लीज भाई, प्लीज कॉन्शियस, प्लीज भाई, अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयड में भी क्या है, कोई लोग जॉब ढूंढना चाहते हैं, कोई लोग जॉब नहीं ढूंढना चाहते। तो हमको समझ में आ गया कि 5 से 6 करोड़ जो लोग हैं वो बेरोजगार हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो जॉब को एक्चुअल ढूंढना चाहते हैं कि मेरे को जॉब का ज़रूरत है, तो वो कितने करोड़ लोग हैं, 4 करोड़। 6 करोड़ में से 4 करोड़ लोग हैं वो जॉब को ढूंढना चाहते हैं क्योंकि मेरे को जॉब का ज़रूरत है, मेरे को चाहिए। और बाकी ये 5 से 6 करोड़ में ये 2 करोड़ जो बच गया वो जॉब को नहीं ढूंढना चाहते, मतलब बेरोजगार हैं। जॉब को ढूंढने वाले 4 करोड़, नहीं ढूंढने वाले 2 करोड़। क्यों नहीं ढूंढेंगे? क्वेश्चन आता है वाई पीपल डज नॉट फाइंड अ जॉब। क्यों नहीं चाहते? वो चाहते मेरे को जॉब मिले लेकिन वो ढूंढ नहीं रहे, कहीं जा नहीं रहे। क्यों? हो सकता है कि वो घर के कामों में व्यस्त हो जाएं,
है ना, हो सकता है वो अपने खेती के अंदर व्यस्त हो जाए, ठीक है। तो ये सब के कारण वो जॉब नहीं ढूंढना चाहते। सो हमारे कंट्री के अंदर 5 से 6 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, दैट इज 8% ऑफ आवर लेबर फोर्स जो कि क्या है, बेरोजगार है, जिसमें में से जो लोग जॉब ढूंढना चाहते हैं दैट इज 4 करोड़ और जो लोग ढूंढना नहीं चाहते दैट इज 2 करोड़। अब देखो बात आता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट किसे कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट किसे कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट से ही पता चल रहा होगा, दैट इज हम लोग परसेंटेज के टर्म में बात करेंगे। बेरोजगारी की कितनी दर है हमारे कंट्री के अंदर, ये हुआ इसका हिंदी में। अनएम्प्लॉयमेंट रेट किसे कहेंगे, सबसे पहला बात नीचे में हम लोग क्या लिखते हैं, टोटल। किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करने से पहले हम लोग क्या लिखते हैं, टोटल लेबर कितना है, तो टोटल लेबर कितना है, लेबर फोर्स 70 करोड़, तो लेबर फोर्स दैट इज कितना 70 करोड़। ऊपर में हम लोग क्या लिखते हैं, जो हमको चाहिए, क्या चाहिए हमको, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है कंट्री के अंदर, ऊपर में क्या लिखेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है 5 से 6 करोड़ इंटू कितना 100, तब हमको दे देगा डाटा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है। अब तुम खुद देखो 5 से 6 करोड़ बाई 70 इंटू 100 करेगा तो दैट इज 8% के अप्रॉक्स, समझ रहे हो कि नहीं। सो इस तरीके से हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालते हैं, दैट इज नीचे में टोटल लेबर फोर्स कितना है, ऊपर में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है इंटू 100। और अभी कंट्री के अंदर फरवरी का डाटा है कि 8% हमारे कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। अच्छा अनएम्प्लॉयमेंट है, अब क्वेश्चन क्या उठता है यहाँ से देखना, क्या किसी भी कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक्चुअल डाटा को शो करता है, क्या किसी कंट्री के अंदर, एक बार ये सुनना, क्या किसी भी कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट मतलब बेरोजगारी की दर कितनी है, क्या वो कंट्री में कितना बेरोजगार है वो एक्चुअल डाटा को शो करता है या नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, वाई, इसलिए नहीं करता, वो तो समझ में आ रहा है कि डिस्करेज वर्कर उसको कहते हैं, ठीक है, डिस्करेज वर्कर, ठीक है, जो वो खेती में एक को काम करना चाहिए 3 को काम कर रहा है, तो ये सब। लेकिन यहाँ से समझना, जो यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं इससे समझना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है 5 से 6 करोड़, लेकिन जो एक्चुअल जो लोग ढूंढना चाहते हैं जॉब, जो बेरोजगार से रोजगार में बदलना चाहते हैं, कितना परसेंट है, ओनली 4 करोड़ पीपल एंड अनदर 2 करोड़ पीपल वो जॉब नहीं ढूंढना चाहते मेरे को जॉब मिले, लेकिन वो घूम ही नहीं रहे कहीं। तो एक तरीके से ये सब पीपल को बेरोजगार तो नहीं कह सकते, उनको अल्टरनेटिव, वो घर में काम कर रहे हो या कुछ अल्टरनेटिव काम कर रहे हो, लेकिन ये सबको इनडायरेक्ट वे में बेरोजगार तो नहीं कह सकते। बेरोजगार होना मतलब कि मेरे को जॉब चाहिए, मेरे पास एबिलिटी भी है, मैं ढूंढता रहूँगा, तब ना एक्चुअल बेरोजगार वो ना हुए कि यार मैं बेरोजगार हूँ, घर पे बैठे हुए हैं। सो ये जो एक्चुअल ये 2 करोड़ लोग हैं, इनको अनएम्प्लॉयड कहना सही बात नहीं है, क्योंकि ये देख ही नहीं रहे, जॉब ढूंढ ही नहीं रहे। तो एक्चुअल में कंट्री के अंदर ये 4 करोड़ पीपल जो है वो अनएम्प्लॉयड है, और ये 2 करोड़ पीपल को अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ढूंढ ही नहीं रहे। मतलब ये 6 करोड़ जो ये 5 से 6 करोड़ बन जा रहा है, ये 8% बन रहा है, ये ज़्यादा कर दे रहा है, परसेंटेज बढ़ा दे रहा है, क्योंकि ये 2 करोड़ पीपल को नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में कंट्री के अंदर देखा जाए जो लोग जॉब ढूंढना चाहते हैं वो कितना है, 6 से 7%, लेकिन ये जो लोग हैं जो जॉब ढूंढना नहीं चाहते वो 1 से 2% बढ़ा दे रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट को, रेट को, समझ रहे हो। सो दैट्स वाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज नॉट अ गुड मेजर फॉर एनी कंट्री, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि ये हमारा 2 करोड़ पीपल जो है जो जॉब नहीं ढूंढना चाहते वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ा देते, समझ रहे हो। तो बात आता है कौन सा मेजर बेटर, कौन सा मेजर कंट्री के अंदर बेटर है जिससे मेजर कर सकते हैं, किस पे कंट्री रिलाई कर सकती है कि ये अच्छा चीज़ है, ये अच्छा हुआ तो हमारा कंट्री अच्छा कर रहा है ग्रोथ, ये कम हुआ तो हमारा कंट्री कम कर रहा है ग्रोथ, कौन सा मेजर है। तो सुनिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज नॉट अ गुड मेजर, बट एम्प्लॉयमेंट रेट इज गुड मेजर फॉर एनी कंट्री। एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो क्या है, गुड मेजर,
मतलब वो अच्छा है। अब बात आता है एम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, ये बताइए। एम्प्लॉयमेंट रेट होता है कि ये जो 4 करोड़ लोग जो जॉब ढूंढना चाहते हैं, जो बेरोजगार हैं 4 करोड़ लोग जो जॉब ढूंढना चाहते हैं, उनको रोजगार मिलने की मतलब एम्प्लॉयड होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितना परसेंटेज है। 4 करोड़ पीपल पता है कि अनएम्प्लॉयड में 6 करोड़ में से 4 करोड़ लोग जॉब एक्चुअल चाहते हैं। ये 4 करोड़ पीपल में से कितने पीपल हैं, कितने परसेंट पीपल को जॉब मिल जाएगा, इसकी क्या संभावना है देश के अंदर। अगर 10 लोग बेरोजगार हैं, 10 लोग में से कितने लोगों को 1 साल के अंदर जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी है। दैट्स मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट में बदलने की कितनी चांसेस हैं, समझ रहे हैं। तो इस चीज को, इसका फॉर्मूला क्या होता है, नीचे में अनएम्प्लॉयमेंट, ऊपर में एम्प्लॉयमेंट। जिसका फॉर्मूला जिसकी बात कर रहे हैं वो हमेशा ऊपर में रहेगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात कर रहे थे तो ऊपर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एम्प्लॉयमेंट रेट की बात कर रहे हैं तो ऊपर में एम्प्लॉयमेंट इनटू 100 न्यू एम्प्लॉयड वर्कर। मतलब देखना ये कितना है, 4 करोड़। अनएम्प्लॉयड कितना है एक्चुअल में, 4 करोड़। एम्प्लॉयड कितने होंगे, अप्रॉक्स एक्चुअल डाटा है। एक्चुअल डाटा कितना है यहाँ से, 1.5 करोड़ से 2 करोड़ लोग। 4 करोड़ में से 1.5 से 2 करोड़ लोगों को जॉब मिल जाएगी 1 साल के अंदर। इनटू अगर 100 करते हैं तो 4 करोड़ में से 1.5 करोड़ लोग को जॉब मिलती है, दैट इज 40%। एंड द 40% अभी एम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया के अंदर कितना है, 40%। समझ में क्या आता है इससे कि अगर 10 लोग बेरोजगार हैं तो 1 सालों के अंदर 10 लोगों में से 4 लोगों को जॉब मिलने की संभावना है। एंड दैट इज द गुड फॉर ए कंट्री। ये मेजर है। अगर ये बढ़ता है मतलब कंट्री में रोजगार बढ़ रहा है, अगर कमता है तो कंट्री में कम रहा है। ठीक है, ये 40% जो है ये हमारा ये दिसंबर में था, 2021 दिसंबर में, लेकिन अभी की एक्चुअल बात करते हैं दैट इज 37%। 37% हमारे कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट रेट है। मतलब 4 करोड़ लोग जो बेरोजगार हैं, जो जॉब चाहते हैं, उनका जॉब मिलने की संभावना कितना है हमारा, 40% इन आवर कंट्री। ठीक है, ये चीज़। अब देखो जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक जो है उसके अनुसार से एवरेज कितना होना चाहिए। ठीक है, जो हमारा यूनाइटेड नेशन है उसके हिसाब से वो बोलता है कि किसी भी कंट्री के अंदर मिनिमम 50% एम्प्लॉयमेंट रेट होना चाहिए। दैट इज 10 में से 5 लोगों को रोजगार मिलना चाहिए किसी भी कंट्री के अंदर। मतलब इंडिया वो एक्चुअल डाटा से नीचे है, 50% से नीचे, दैट इज 40%। समझ रहे हो, कोई प्रॉब्लम? सो एक बार हम लोग रिकैप करते हैं, दैट इज ओवरव्यू ऑफ लेबर मार्केट। हम लोग सारा चीज समझ लिए। एम्प्लॉयड किसे कहते हैं, अनएम्प्लॉयड किसे कहते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट में भी जो जॉब चाहते हैं, जो जॉब नहीं चाहते। अनएम्प्लॉयमेंट रेट किसे कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट रेट किसे कहते हैं, कौन सा बेस्ट मेजर है, समझ रहे हो कि नहीं। सो दिस इज द ओवरव्यू। सो लेट्स रिकैप। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो कि हमारे देश के अंदर कितना पॉपुलेशन, 1.3 करोड़। आउट ऑफ बीच सभी लोग काम नहीं कर सकते। विलिंगनेस टू वर्क एंड एबिलिटी टू वर्क, दोज पीपल आर नोन एज व्हाट, लेबर फोर्स। मतलब जो चाहत भी रखते हो और वो सक्षम भी हो। सो 130 करोड़ में से हमारे कितने पीपल हैं जो चाहत भी रखते हैं और सक्षम है, 70 करोड़ लोग हैं वो चाहत भी है, रखते हैं और सक्षम भी है काम करने के लिए। दैट इज 130 करोड़ का 70 करोड़, दैट इज व्हाट, 55% ऑफ आवर पॉपुलेशन आर लेबर फोर्स। लेबर फोर्स आर ऑफ 2 टाइप, फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयमेंट, सेकेंड ऑफ ऑल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट किसे कहेंगे, जो लेबर, जो वर्कर, जो लेबर वैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी करे जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करे, वैसा काम करे जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करे। अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, वैसे लेबर जिनको जॉब ही नहीं मिले, विलिंगनेस भी रखते हैं, एबिलिटी भी रखते हैं, दोनों रखते हैं, लेकिन जॉब नहीं मिली। एम्प्लॉयमेंट में भी 2 टाइप, फर्स्ट ऑफ ऑल फुल एम्प्लॉयमेंट, सेकेंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट, जॉब मिल गई, टाइम के हिसाब से भी मिली, स्किल के हिसाब से भी मिली। अंडर एम्प्लॉयमेंट, अगर टाइम के हिसाब से मिली तो स्किल के हिसाब से नहीं मिली, अगर स्किल के हिसाब टाइम के हिसाब से नहीं मिली तो स्किल के हिसाब से मिली। मतलब ये लोग जॉब छोड़ना चाहते, समझ रहे हो कि नहीं। ये चीज़ अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं
एम्प्लॉयमेंट हमारे 70 करोड़ में से 65 करोड़ लोग जो है वो उनको नौकरी मिली हुई है, ठीक है, और उसमें बाकी जो 5 से 6 करोड़ लोग बच गए उनको नौकरी नहीं मिली। कुछ लोग होते हैं जो नौकरी नहीं मिलने के बाद ढूंढते चलते रोड पे मेरे को नौकरी मिले, और कुछ लोग होते हैं घर में सोते हैं। तो जो नौकरी रोड पर ढूंढने वाले लोग हैं वो 6 करोड़ में से 4 करोड़ लोग हैं, और बाकी जो 2 करोड़ लोग हैं वो घर में सोने वाले। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखते हैं तो टोटल लेबर फोर्स बटा अनएम्प्लॉयमेंट इंटू 100 मीन्स व्हाट 6 करोड़ बाई 70 इंटू 100 and that is what unemployment rate is 8% of our country is unemployed, ठीक है। बट जो लोग घर में सो रहे हैं वो भी बेरोजगारी की दर के अंदर आ रहे हैं कंट्री के अंदर। दैट इज नॉट एक्चुअल डाटा। आप घर में अंदर सो रहे हैं, आपको जॉब चाहते ही नहीं, क्या जरूरत है। सो वो बढ़ा दे रहे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ा दे रहे हैं। सो क्या बेस्ट मेजर है, तो हमारा बेस्ट मेजर क्या, एम्प्लॉयमेंट रेट इज आवर बेस्ट मेजर। क्या होता है वो कि जो 4 करोड़ लोग हैं इनको जॉब मिलने की कितनी संभावना है, 4 करोड़ लोग को कितनी मिलने की जॉब संभावना है। तो हम लोगों ने देखा कितनी संभावना है, 40%। वो वर्ल्ड में और हमारा यूनाइटेड नेशन के द्वारा क्या कहा गया है, 50% मिनिमम होना चाहिए। सो इंडिया इज अंडर दिस, समझ रहे हो। सो दिस इज ओवरव्यू ऑफ लेबर मार्केट एंड लेट्स कम टू, अब हमको देखना है आज का ये लास्ट है टॉपिक। आज का लास्ट टॉपिक ये है कि इंडिया के अंदर 1990 से अभी तक किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट चला है, किस तरीके से बेरोजगारी की दर चली है ऊपर नीचे, वो हम लोग ग्राफ देखने वाले हैं आफ्टर 1990। क्योंकि बिफोर 1990 इंडिया क्या था, इंडिया ओपन इकोनॉमी नहीं था, क्लोज इकोनॉमी था। लेकिन 1991 के बाद इंडिया ओपन इकोनॉमी हुआ। क्लोज इकोनॉमी का मतलब हुआ ज़्यादा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं होना, ज़्यादा दूसरे कंट्री से मतलब नहीं रखना। जैसे तुम अगर घर बनाए हो अपने सोसाइटी के अंदर, तो पहले 1 साल के अंदर ज़्यादा अपने सोसाइटी में घुलते मिलते नहीं हो, पहले पहचानते हो कि कौन लोग अच्छे कौन लोग अच्छे नहीं हैं। इसी तरीके से इंडिया जब आज़ाद हुआ था तो वो अपना घर बनाया था, तो सबसे पहले वो सोसाइटी ढूंढ रहा था 30 से 40 साल कि कौन अच्छे नहीं है, अपने को रिस्ट्रिक्ट करके सारे सोसाइटी वालों से। और फिर जब पता चला ये अच्छे है, तब वो 1991 में एक इकोनॉमिक क्राइसिस भी आई थी। दैट्स वाई, ठीक है, 1991 में हमारा इकोनॉमी ओपन हुआ। ओपन का मतलब सारे देश के साथ अब सोसाइटी में थोड़ा फ्रेंडशिप होना, नेचर रखना, समझ रहे हो। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया के अंदर कैसे एम्प्लॉयमेंट रेट चला है, कैसे बेरोजगारी, कब समय ज़्यादा था, कब कम था, क्यों था, ठीक है। तो ये चीज़ फिर से बोल रहे हैं हम लोगों का रीडिंग के अंदर जो है ये स्टार्टिंग का 5 से 6 पेज वो अमेरिकन के ऊपर दिया हुआ है। बट अमेरिकन का पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है यार, समझ जाएंगे, लेकिन हमारा जो देश में चल रहा है वो तो एक्चुअल याद है। और मैंने कोई भी डाटा अभी गूगल करो या कभी भी करो घर पे जाने के बाद, कोई भी डाटा मैंने गलत नहीं बताया, समझ रहे हो। इसलिए बिल्कुल ये डाटा सही है 100%। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि इंडिया के अंदर कैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट चला है। तो ये हमारा वाई एक्सिस पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, दैट इज 2%, 4%, 5%, 6%, 8%, 10%। और ये हमारा 1990 इधर ईयर, ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो ईयर को दिखा रहा है 1990, उसके बाद 2000, उसके बाद 2005, उसके बाद 2018। समझना। अब हम लोग समझने वाले कब हमारे कंट्री के अंदर ज़्यादा था बेरोजगारी, कब हमारा कम था। ये हमारे बुक के अंदर रीडिंग के अंदर यूएस के परस्पेक्टिव में दिया होता, ठीक है, उसके रिगार्डिंग दिया होता। हम लोग इंडिया के अंदर देखेंगे क्या था। देखो 1990 में क्या हुआ ये समझना। 1990 में क्या हुआ, जो अभी सिचुएशन बिल्कुल श्रीलंका के साथ है वही बिल्कुल सिचुएशन था हमारा इंडिया के साथ। हुआ था क्या कि हमारा इकॉनमी जो है, इकॉनमी हमारा बिल्कुल ये था, बाहर वाले लोग बहुत कम आते थे
ठीक है। अब समझना बाहर वाले लोग के आने का फ़ायदा क्या है, ये समझना। हम लोग देश को ऑयल चाहिए, और ऑयल के लिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑयल चाहे इंडस्ट्री हो चाहे आम लोग हो, और ये ऑयल जो है वो इंडिया कितना इंपोर्ट करती है, 85%, मतलब 85% जो है इंडिया ऑयल को इंपोर्ट करती है, ठीक है। अब देखना, ये ऑयल को इंपोर्ट करती है, दूसरे देश से मंगाती है। अब दूसरे देश को हम लोग अपना करेंसी तो नहीं दे सकते, प्लीज़ फोकस। अब दूसरा देश है, दूसरा देश को हम लोग क्या देंगे, रुपीस देंगे, लो भैया रुपीस, नहीं दे सकते दूसरा देश को रुपीस, है कि नहीं। तो कोई इंटरनेशनल करेंसी देंगे उसको जो कि वैलिड हो, वो बोलेगा रुपीस भैया आप अपना रखो, यही ना बोलेगा। तो उसको क्या चाहिए, डॉलर, यूरो, ठीक है, स्टेरलिन, पाउंड, ये सब चाहिए। मतलब अगर वो हम लोग ऑयल ले रहे हैं तो उसको किस चीज़ में पेड करना पड़ेगा, डॉलर, पाउंड, स्टेरलिन, ये सब चीज़ में पेड, येन, ये सब चीज़ में पेड करना पड़ेगा। जो इंटरनेशनल करेंसी है वो कहीं भी जाएगा तो उसको बेच करके पैसे वो अपने करेंसी में कन्वर्ट कर लेगा। जैसे सऊदी अरबिया, उसने तेल दिया, मैंने उसको डॉलर में पेड किया, उसको सऊदी अरबिया की करेंसी चाहिए, वो डॉलर को सऊदी अरबिया की करेंसी में कन्वर्ट करेगा। सो डॉलर चाहिए, सभी चीज़ के लिए क्या चाहिए, डॉलर चाहिए, बाहर से मंगाने के लिए डॉलर चाहिए। अब 1990s के टाइम में हमारे कंट्री के अंदर ज़्यादातर लोग बाहर ना जाते थे, ना ज़्यादातर लोग बाहर जाते थे, ना ज़्यादातर लोग अंदर आते थे। हुआ क्या, हमारा तेल का यहाँ पर इंक्रीज हुआ। समझना, यहाँ पर इंडिया के अंदर क्या हुआ, हमारा इंपोर्ट हमारा बढ़ा, देन एक्सपोर्ट। धीरे धीरे बाहर के लोग जो है वो डॉलर हमारे अंदर कम आता था और तेल का ज़रूरत है, तो इस तरीके से हम लोग डॉलर को पे नहीं कर पा रहे थे। समझना, श्रीलंका के अंदर क्या कंडीशन है, वही सेम इंडिया के अंदर कंडीशन था। श्रीलंका के साथ भी क्या हुआ कि कोविड आया। श्रीलंका जो है वो सबसे ज़्यादा रिलायबल है टूरिस्ट के ऊपर। श्रीलंका में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं। श्रीलंका के बहुत सारे लेबर हैं, बहुत सारे प्लेयर हैं जो बाहर खेलते हैं, ठीक है। अब समझना, टूरिस्ट अगर श्रीलंका के अंदर जाते हैं तो क्या होता है, ये समझना। यहाँ से इंडिया से अगर टूरिस्ट जा रहे हैं तो सबसे पहले रुपीज़ को किस चीज़ में चेंज कराएंगे, डॉलर में। और डॉलर में जाएंगे तो कहाँ देंगे, श्रीलंका वाले को देंगे डॉलर, और बोलेंगे डॉलर से हमको श्रीलंका का रुपीज़ दो। समझ रहे हो कि नहीं। यहाँ के लोग गए तो रुपीज़ को किस चीज़ में कन्वर्ट कराए, डॉलर। अब श्रीलंका में अगर घूमना है तो उनको क्या चाहिए, श्रीलंकन रुपीज़ चाहिए, हाँ या ना, तो श्रीलंकन रुपीज़ में करेंगे। अब कोविड में क्या हुआ कि 2018 के टाइम में श्रीलंका में टूरिस्ट वगैरह सब कम गए। टूरिस्ट कमने से क्या होगा, लोग कम जाएंगे, लोग कम जाएंगे मतलब कि डॉलर कम मिलेगा। अगर डॉलर कम मिलेगा तो सिंपल बात है कि हमारा जो कंट्री जो ऑयल खरीदना चाहती है वहाँ पर डॉलर जो पे करती वो पे नहीं कर पाएगी। समझ रहे हो, फिर से यहाँ से अगर कोई लोग जा रहे हैं तो डॉलर पे करेंगे। डॉलर किसके पास रहेगा, आरबीआई, वहाँ के सेंट्रल बैंक के पास रहेगा। अब श्रीलंका को तेल मंगाना है कहीं से तो वही डॉलर तो देता था। अब टूरिस्ट जाना कम कर दिए, डॉलर मिलना कम हो गया, तो यहाँ पर धीरे धीरे डॉलर कम हो गया। उसी तरीके से बाहर से अगर इंडिया में कोई श्रीलंका वाले कमा रहे हैं, यहाँ से क्या जाएंगे, डॉलर लेकर, फिर वहाँ श्रीलंका रुपीज़ में। कोविड में कमाना कम हुआ, बेरोजगारी हुआ, सो दैट्स वाई डिप्लीट हो गया, डॉलर का कमी आने लगा। समझ रहे हो। और तेल खरीदना है तो हमको क्या चाहिए, डॉलर चाहिए। और अल्टीमेटली फिर क्या कह देती है कि इकोनॉमिक क्राइसिस, हमारे पास डॉलर नहीं है, हम लोग खरीद नहीं सकते। समझ रहे हो। और यही बिल्कुल श्रीलंका के अंदर कंडीशन है कि उसके पास डॉलर बिल्कुल डिप्लीट हो गया। उसको कहा जाता है रिजर्व। हर सेंट्रल बैंक अपने पास रिजर्व रखती है फॉरेन करेंसीज का, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल डिप्लीट हो गया। वही बिल्कुल कंडीशन था इंडिया के अंदर, ठीक है, वही बिल्कुल कंडीशन इंडिया के अंदर था। इंडिया के अंदर हमारा क्या था, 1990s में इकोनॉमिक क्राइसिस आया। इकोनॉमिक क्राइसिस आने के टाइम क्या हुआ, इंडिया का डॉलर का डिप्लीशन बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब इंडिया को तो चाहिए, उसके पास डॉलर है नहीं, कहाँ वो जाएगा, वो गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पास, लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक। IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वहाँ गया, वहाँ बोला कि भैया मेरे पास डॉलर नहीं है, आप मेरे को क्या लोन पे दे सकते हो, डॉलर लोन मांगेगा। तो IMF के पास गया, तो IMF के पास इंडिया गया, तो IMF वालों ने कहा भैया आप जो है अपनी इकॉनमी को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर रखे हैं, खोल तो रखे हैं नहीं, आप अपना चलाते हैं।
ठीक है, इसलिए सबसे पहले हम कंडीशन रखेंगे तब आपको डॉलर देंगे, वरना डॉलर नहीं देंगे। तो उसने कंडीशन रखा, दैट इज LPG रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, LPG रिफॉर्म इसको कहा जाता है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम आया। पहला कंडीशन है LPG रिफॉर्म करो, लिबरल करो अपना, ग्लोबल करो अपना इकोनॉमी को, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन करो अपना इकोनॉमी को। तो ये रखा गया। सेकंड कैसी कंडीशन, जो सरकार फालतू में खपत करती है, फालतू में सब्सिडी आती है, वो सब कम करो। लोन तुम किस इंसान को दोगे जब तुमको भरोसा होगा कि उस इंसान से तुमको मिल जाए। और 1990s के टाइम में इंडिया क्लोज इकोनॉमी था, भरोसा नहीं था कि इंडिया से मिले। इसके लिए सबसे पहले कंडीशन रखो कि तुम ये करोगे, ये करो। दो कंडीशन, LPG रिफॉर्म और सरकार खपत करना कम करे। अगर सरकार खपत करना कम करेगी तो अब समझना इकोनॉमिकल रीजन में सरकार खपत करना कम करेगी तो IS कव या LM कव? अरे बताओ, IS कव या LM कव? IS कव। और खपत में कम मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिक्रीजेस, मतलब IS कव शिफ्टवर्ड लेफ्टवर्ड, यस और नो? मतलब ये देखना, ये इंटरेस्ट रेट इनिशियली I0 था, ये Y0, ये यहाँ पर I1, ये कितना Y1। सरकार के खपत कम करने से क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट कम हुआ और इनकम और आउटपुट कम हुआ। अब आउटपुट कम हुआ, अगर आउटपुट कम हुआ मतलब कंपनी कम प्रोड्यूस कर रही है आउटपुट, तो लेबर का डिमांड वो क्या करेगी, कम करेगी। मतलब कि एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, रोजगार का क्या होगा, कम होगा। समझ रहे हो कि नहीं? सो सरकार ने खपत करना कम किया। ये कब से पता चलता है कि आउटपुट कम हुआ, मतलब एम्प्लॉयमेंट कम होगा, मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी की दर बढ़ेगी। हाँ या ना? हाँ या ना? क्योंकि सरकार ने खपत करना कम किया। सो दैट्स वाई। तो 2000 तक हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट कंट्री के अंदर इंक्रीज किया। अब 2001 में क्या हुआ कि हमारा कंट्री थोड़ा सा रिलायबल था, अच्छा हो गया था। अब यहाँ पर बेरोजगारी की दर बढ़ रही थी, इसको कम करना है तो क्या सरकार खपत करना बढ़ाएगी? हाँ या ना? यहाँ पर हमारा क्या था, कॉन्ट्रैक्टरी फिस्कल पॉलिसी, और क्या था, LPG रिफॉर्म। हाँ या ना? सो दैट्स। अब यहाँ पर क्या है हमारा पे, यहाँ पर 2000 तक ठीक हो गई, बेरोजगार बहुत है कंट्री के अंदर, तो इसलिए सरकार ने खपत बढ़ाया, एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी बढ़ाएगी तो सिंपल है, आउटपुट ये क्या होगा, डिक्रीज होना ऐसे स्टार्ट हो जाएगा, है कि नहीं? यही हुआ। बट 2005 के बाद क्या आया, फाइनेंशियल क्राइसिस आया। 2005 के बाद क्या आया, फाइनेंशियल क्राइसिस आया। फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम में मतलब क्या, 2008 का वही हम लोग जानते हैं जो US के अंदर आया, उसके वजह से सारे वर्ल्ड को इफेक्ट किया। इंडिया भी ओपन इकोनॉमी हो गया था तो इंडिया को भी इफेक्ट किया। तो इस कारण बेरोजगारी दर थोड़ा ये दिखना ऐसे बढ़ा, फिर ये थोड़ा ऊपर नीचे होते रहा। आते हैं 2018 की टाइम में। 2018 में क्या आया, कोविड आया। कोविड आने के कारण जॉब लोगों की जाने लगी, और जॉब जाने लगी तो सीधे 5% से 5% से ये कहाँ पहुँच गया, 8% पे। समझ रहे हो? 8% नहीं, 11%, 12% इतना था 2019 के कोविड के टाइम में हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट। समझ रहे हो कितना, 11 से 12% पहुंच गया था हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट। लेकिन अब धीरे धीरे नॉर्मल सिचुएशन धीरे धीरे होते होते ये 8% के ऊपर थोड़ा आ गया। सो दैट्स आवर ग्राफ फॉर व्हाट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन आवर कंट्री। 1990 में फाइनेंशियल ये हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस, जिसके कारण खपत कम किया तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज हुआ, अल्टीमेटली कोविड में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज हुआ, और आफ्टरवर्ड 1-2 सालों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है। समझ रहे हो? कोविड के अंदर कौन सा पॉलिसी, एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी एंड एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी। नो, कोविड के अंदर एक्सपेंसिव फिस्कल भी और एक्सपेंसिव कॉन्ट्रैक्टरी भी। कल भी तो बात किए थे यार। IS कर्व, LM कर्व। IS कर्व कहाँ शिफ्ट करेगा, लेफ्टवर्ड। LM कर्व लेफ्टवर्ड, ये पॉइंट बात किए थे ना। कोविड में बैंक में प्रिंट करके किसको दी, सरकार को। सरकार भी क्या, खपत की, एक्सपेंसिव मॉनेटरी एंड एक्सपेंसिव कॉन्ट्रैक्ट। सो दिस इज आवर आज का टॉपिक, ये खत्म हुआ। सबसे पहले हम लोगों ने देखा ओवरव्यू ऑफ लेबर मार्केट, सेकेंड देखा कि हमारे कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट किस तरीके से चला। ओके, अब हम लोग किसी नेक्स्ट दिन बात करेंगे कैसे किसी भी कंट्री के अंदर वेज कितना होगा,
मतलब पहला चीज वेज को कौन डिफाइन करते हैं, कितना हमको पैसा चाहिए। पहला लेबर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको वेज कितना चाहिए। दूसरा कौन, फर्म। अगर किसी के कंट्री के अंदर वेज की बात करते हैं तो वेज किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, लेबर। और दूसरा किसके ऊपर, फर्म, कंपनी के ऊपर। लेबर क्या करेगा, वेज का डिमांड करेगा कि हमको इतना वेज चाहिए। कंपनी क्या करेगा, सप्लाई करेगा। समझ रहे हो, लेबर क्या करेगा, वेज का डिमांड करेगा क्योंकि हमको इतना वेज चाहिए कंपनी से। कंपनी क्या करेगा, सप्लाई करेगा कि इतना वेज मैं तुमको दूंगा। तो यहाँ डिमांड और सप्लाई, और इसी को हम लोग डिमांड सप्लाई पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम में लाएंगे और हम लोग नेचुरल या इक्विलिब्रियम वेज रेट निकालेंगे कि कितना होगा इक्विलिब्रियम बेस रेट। इक्विलिब्रियम अनएम्प्लॉयमेंट निकालेंगे कि कंट्री के अंदर कितना अनएम्प्लॉयमेंट होना सही है। एम्प्लॉयमेंट निकालेंगे, कंट्री के अंदर कितना एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। आउटपुट निकालेंगे, कंट्री के अंदर कितना आउटपुट होना चाहिए। एंड दैट्स द फिनिश आवर चैप्टर। मतलब हमको काम करना है, वेज जो डिपेंड करता है, लेबर डिमांड करता है, फर्म सप्लाई करता है, डिमांड सप्लाई का पढ़ना है। आफ्टर ऑल फिनिश। ओके, सो दिस इज आवर। और लास्ट चीज, इंडिया के अंदर 5% नेचुरल रेट है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब कोई भी इकॉनमी के अंदर सारे लोग को काम नहीं मिल सकता, कुछ लोग बेरोजगार होंगे ही होंगे। कितने लोग जो हैं वो सही है, बेरोजगार होना किसी भी कंट्री के अंदर कितने लोग सही है, दैट इज 5% तक सही है। अभी कितना है, 8% है जो कि सही नहीं है। सो दैट्स ओवर। थैंक यू सो मच। ओके।